वेलकम टू इंटेलेक्चर्स केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी का पार्ट 1, ये है पार्ट 2 जिसमें हम लोग उसके आगे देखेंगे। उसमें हम लोगों ने डिटेल व्यू देखा कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैच होता है, कौन से पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी। तो आज हम लोग उसके आगे बात करते हैं, ठीक है। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं आज की वीडियो में हमको क्या क्या देखना है। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। दो सब्स्टिट्यूएंट उस बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी लगे हों तब उसकी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी क्या होगी, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, वो देखेंगे। उसके बाद एक छोटा सा पार्ट है इप्सो अटैक, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन इसके ऊपर आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। ओके, तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लग गया या दो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी लगे होते हैं, तीसरे की रिएक्शन हम करा रहे हैं। वो इलेक्ट्रोफाइल जो इनकमिंग होता है वो किस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, किस रिएक्शन रेट से वो रिएक्शन करेगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है उन दोनों सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, उसकी रिएक्टिविटी, उसका नेचर कैसा है, वो किस कैटेगरी का है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग। चलिए देखते हैं यहाँ पे। The two groups already present on the benzene ring determine the position taken up by the third incoming group। क्या बोला यहाँ पे, दो सब्स्टिट्यूएंट जो ऑलरेडी रिंग पे प्रेजेंट हैं वो डिटरमाइन करते हैं, वो पोजीशन बताएंगे कि हमारा जो नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। द फॉलोइंग जनरलाइजेशंस आर हेल्पफुल इन द प्रेडिक्टिंग द ओरिएंटेशन एंड द रिएक्टिविटी। तो आगे कुछ रूल्स हैं वो हेल्प करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा और उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी। तो चलिए आज देखते हैं रूल नंबर 1 एंड व्हाट इज़ इट। व्हेन बोथ ग्रुप्स ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग आर द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, देन द मोर पावरफुल ग्रुप controls the orientation and the directing power of the each group is in the following order। ये नीचे हमने ऑर्डर दिया हुआ है, उसकी डायरेक्टिंग पावर क्या है, कौन ऑर्थो पैरा में जो डायरेक्टिंग पावर है कौन सबसे ज़्यादा डायरेक्ट करता है, उसकी इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, वो एक ऑर्डर हमने लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और जो प्रेजेंट हैं वहाँ पे और दोनों के दोनों ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, तो उसमें ओरिएंटेशन को कंट्रोल कौन करेगा। वहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिंग ग्रुप है वही उसको डायरेक्ट करेगा, वही उसको कंट्रोल करेगा उसकी ओरिएंटेशन को। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी रिंग में NH2 ग्रुप लगा हुआ है और वहीं पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो इन दोनों में स्ट्रॉन्गनेस किसकी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है एमीन का ज़्यादा है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कंट्रोल कौन करेगा कि वो किस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, तो वहाँ पे कौन डायरेक्ट करेगा, एमीन ग्रुप, क्योंकि इसकी जो डायरेक्टिंग पावर है वो मिथाइल से ज़्यादा है, ठीक है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में हम क्या देखते हैं, दिस हैज़ बीन इल्यूस्ट्रेटेड दैट बिलो where the qualitative amount of substitution is indicated by the number of arrows head। एरो हेड क्या दिखाता है वहाँ पे कि सब्स्टिट्यूटेड अमाउंट का क्वालिटी को, जो क्वालिटी है वहाँ पे किसका सबसे ज़्यादा है वो हमारा एरो हेड दिखाएंगे। कहीं पे हम डबल एरो दिखाएंगे, कहीं पे हम सिंगल हेडेड एरो दिखाएंगे। वही देखते हैं, एंड द नंबर बिलो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ आइसोमर्स। ओके, उसके नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उससे कितने आइसोमर बनेंगे वो दिखाता है किस किस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला एग्जांपल क्या है। इसमें सभी एग्जांपल जो दो एग्जांपल हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एमीन ग्रुप है, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल भी हमारा ऑर्थोपैरा है और एमीन भी हमारा क्या है, ऑर्थोपैरा है। और अगर इन दोनों के बीच में बात करें तो किसकी पावर ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है एमीन की।
ठीक। अब एमीन के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो पैरा पे तो नहीं जाएगा, तो जाएगा किस पे, सिर्फ एमीन के ऑर्थो पोजीशन पे, तो आइदर इस दिस साइड और दिस साइड दोनों पोजीशन पे कमिंग इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, उसमें हमने मिथाइल ग्रुप लिया हुआ है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आई बात समझ में। अब बात करते हैं इन दोनों की स्ट्रॉन्गनेस का, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिंग पावर रखता है। ठीक। तो इसकी बात करेंगे अब यहाँ पे, मिथाइल क्या हुआ हमारा, ये भी ऑर्थोपैरा है और हाइड्रोक्सिल भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अगर हाइड्रोक्सिल पोजीशन ज़्यादा डायरेक्टिंग पावर उसके पास है तो यही उसको कंट्रोल करेगा, किसको, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को। तो ये कौन सा पोजीशन देगा अपना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ठीक। तो यहाँ पे एक ऑर्थो तो ब्लॉक है जो कि मिथाइल ग्रुप लिया हुआ है, तो बचता क्या है, एक ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे जो पोजीशन जो प्रेफरेबली लिया जाता है तो किसी ग्रुप में पैरा पोजीशन ज़्यादा प्रेफर की जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं होता और वो ज़्यादा स्टेबलाइज भी होती है। ठीक है। तो डबल हेडेड दिखाने का मतलब क्या है, मतलब कि दो हेड दिखाने का मतलब है कि मोस्ट प्रिफरेबल साइट है इस एग्जाम्पल में, इस मॉलिक्यूल में मोस्ट प्रिफर्ड जो पोजीशन है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो पैरा पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे मिथाइल लिया है और हमने क्लोरीन लिया हुआ है। ठीक। आइए देखते हैं, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ज़्यादा पावरफुल है। ठीक। अब देखिए मिथाइल कंट्रोल करेगा, तो मिथाइल कंट्रोल कर रहा है तो ये अपना ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन दोनों देगा। तो अगर मिथाइल की बात करें तो मिथाइल के पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो पैरा को छोड़ दीजिए। मिथाइल का जो दोनों ऑर्थो पोजीशन है इस पर दो हेड एरो लगाया हुआ है, क्योंकि ये सबसे प्रेफरेबल साइट होगी, ये पैरा ब्लॉक है। और चूँकि क्लोरीन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये भी रेजोनेंस अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑर्थो पोजीशन भी होता है, तो इसके दो आइसोमर बनेंगे, चाहे इधर से ले लें चाहे इधर से ले लें। ठीक। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, अगर मिथाइल और क्लोरीन को साइड बाय साइड बैठा देते तो यहाँ सबसे ज़्यादा आइसोमर मिलेंगे हमको, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के पैरा पोजीशन पे देखते हैं यहाँ पे, तो ये डबल हेडेड लगा, ये मतलब प्रेफरेबल साइट होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा हिंड्रेंस सबसे कम होगी। ठीक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल देखने से पहले एक स्पेशल नोट देख लेते हैं। यहाँ पे नोट में क्या दिया हुआ है कि मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप विन ओवर द वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब ग्रुप अगर एक ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है और एक कम एक्टिवेटिंग है, तो वहाँ पे कंट्रोल कौन करेगा, मोर एक्टिवेटिंग ज़्यादा कंट्रोल करेगा किसके ऊपर, एक्टिवेटिंग ग्रुप के ऊपर। दूसरा पॉइंट में वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है और एक डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप उसको कंट्रोल करेगा। आई बात समझ में। तीसरा पॉइंट है वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप विन ओवर द स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब जो जब बहुत स्ट्रांगली डीएक्टिवेट करते हैं उसके ऊपर जो प्रेफर किया जाता है वीक डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ बची रहेगी, पूरा का पूरा नहीं निकल जाएगा, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ नहीं होगी। ठीक। आई बात समझ में। अब ऑर्डर ऑफ डीएक्टिवेटिंग पावर की बात करते हैं, तो ऑर्डर हमने लिखा हुआ है पे NR3+ सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसके बाद नाइट्रो है, उसके बाद साइनो, उसके बाद सल्फोनिल ग्रुप है, उसके बाद हमारा कीटोन ग्रुप है, उसके बाद एसिड ग्रुप आता है। तो ये हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये स्पेशल पॉइंट्स याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, When both groups are meta directing group, it is difficult to introduce a third group। जब दोनों मेटा ग्रुप होते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है तीसरे ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्योंकि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं वो ऑलरेडी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, तो रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तरफ। ठीक। The following is the general order of directing power of each group and it is the less powerful group which controls the orientation। यहाँ पे प्रीफर किया जाता है जो लेस इलेक्ट्रोफाइल होता है, लेस पावरफुल होता है, क्योंकि लेस पावरफुल होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ न कुछ रहेगी, वो थोड़ा ही निकालेगा, मैक्सिमम रहेगा, इसीलिए लेस पावरफुल ग्रुप को प्रेफर किया जाता है ओवर द स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है। ये हमारा उस ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है, कौन, लेस पावरफुल ग्रुप। ठीक।
एग्जाम्पल में हमने ऑर्डर दिया हुआ है Me3N+, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। उसके बाद नाइट्रो, साइनो, सल्फोनिल ग्रुप, एसिड एल्डिहाइड ग्रुप, उसके बाद हमारा एस्टर ग्रुप है, उसके बाद एसिड ग्रुप है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया हुआ हमने, तो ये क्या हुआ हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, दोनों के दोनों मेटा पोजिशन पे होते हैं तब। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं। when one group is ortho para directing group and other is meta directing group but the orientation reinforce each other, एक ऑर्थो पैरा है और एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। एंड द थर्ड ग्रुप इंटर ऑलमोस्ट इंटायरली टू वन पोजीशन, यहाँ पे केवल एक पोजीशन मिलता है जिस पे कि दोनों एक दूसरे को क्या बोलते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ बैठ जाते हैं। ठीक, आइए एग्जांपल में देखते हैं। तो मिथाइल हमारा क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और नाइट्रो हमारा क्या है, मेटा पोजीशन ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक, अब नाइट्रो क्या करता है, ऑर्थो पैरा से तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, बचता है मेटा पोजीशन, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को ये नहीं निकालता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी रहती है। जबकि मिथाइल क्या होता है, मेटा पे ना दे के पैरा और ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। आई बात समझ में। तो अगर हम इस तरह से देखें तो नाइट्रो का मेटा ग्रुप और मिथाइल का ऑर्थो ग्रुप सेम पोजीशन है। ठीक है, तो ये इन दोनों पोजीशन में क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा, इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, अब अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप की, तो वो सेम एग्जांपल है लाइक मिथाइल और नाइट्रो ग्रुप में। ठीक है, तो उसी तरह से नाइट्रो का मेटा पोजीशन और हाइड्रोक्सिल का ऑर्थो पोजीशन सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। सो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, रीइंफोर्स कर लेते हैं कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करे। ठीक, ये हमारा होगा तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, when one group is ortho para directing group and the other is meta directing group, then the ortho para directing group take precedence over the meta directing group। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भैया, यहाँ पे बोल रहे हैं अगर ऑर्थो पैरा और मेटा दोनों ग्रुप प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे ऑर्थो पैरा मेटा के ऊपर प्रेसिडेंस करता है, उसके ऊपर प्रीफर किया जाता है। ठीक है, between the ortho and para orientations the para orientations is preferred as far as possible। अगर वहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है और वहीं पे पॉसिबल है कि वो पैरा पोजीशन को भी ऑक्यूपाई कर सकता है, तो वहाँ पर प्रीफर होता है जहाँ तक पॉसिबल हो सके कि वो पैरा पोजीशन को ऑक्यूपाई करे, क्योंकि वहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं होता, कोई स्टैटिक इफेक्ट नहीं लगता, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोक्सिल और नाइट्रो की बात करते हैं तो हाइड्रोक्सिल हमारा ऑर्थो पैरा है और नाइट्रो हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक, और हाइड्रोक्सिल का पैरा पोजीशन फ्री है और ऑर्थो का एक पोजीशन ब्लॉक है नाइट्रो के द्वारा और एक फ्री है। ठीक, हाइड्रोक्सिल का हमारा पैरा पोजीशन और नाइट्रो का मेटा पोजीशन सेम है। सो दिस पोजीशन विल बी मोस्ट प्रिफर्ड साइट फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्लोरीन और नाइट्रो दोनों डीएक्टिवेटिंग हैं, लेकिन क्लोरीन हमारा क्या है, ऑर्थो पैरा है और नाइट्रो हमारा मेटा पोजीशन का है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो सेम एग्जांपल, इसका पैरा पोजीशन और नाइट्रो का मेटा पोजीशन सेम है, तो क्या होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये पैरा पोजीशन जो हमारा है, जो दो हेडेड एरो लगाया है हमने, ये सबसे मोस्ट प्रीफर्ड पॉइंट होता है, प्रीफर्ड साइट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं, व्हेन द टू ग्रुप्स ऑक्यूपाई द मेटा पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के मेटा पोजीशन में बैठे हों, तो तीसरा ग्रुप अ थर्ड ग्रुप इज लीस्ट लाइकली टू इंटर बिटवीन द टू ग्रुप्स इवन व्हेन द डायरेक्टिंग पावर्स ऑफ द टू ग्रुप्स अलाउ सच सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर दो ग्रुप बैठे हुए हैं, दोनों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं और वो एक दूसरे के मेटा पोजीशंस पे ही बैठे हुए हैं, तब वहाँ पर क्या होता है, तीसरे ग्रुप को उसके बीच में इंट्रोड्यूस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मोस्टली इम्पॉसिबल होता है, बहुत स्ट्रेसेस अमाउंट में मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ये
तब भी नहीं होता कि अगर वो सब्स्टिट्यूशन को अलाउ कर रहा है कि सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, तब भी वहाँ नहीं बैठेंगे, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, जिसकी वजह से वो बहुत लीस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इंक्रीजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द रिंग एंड विद द साइज ऑफ द इनकमिंग ग्रुप। मतलब कि जो ग्रुप प्रेजेंट है उसका साइज़ और जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसके साइज़ दोनों पे डिपेंड होता है, और वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए कि साइज़ छोटा है, बड़ा है, कैसा है। तो वहाँ पे मेन फैक्टर क्या होता है हमारा? स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन एक दूसरे के क्या है? मेटा पोजीशन को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। अब हम नाइट्रेशन करते हैं। नाइट्रेशन में हम जो यूज़ करेंगे मिक्स एसिड यूज़ कर सकते हैं, कोई नाइट्रोसॉल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन के पैरा पोजीशन पे है वो प्रेफर्ड साइट होगा। इन दोनों के बीच में इस पोजीशन को डालना सबसे डिफ़िकल्ट और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, जो केवल 1% मिलता है हमको सॉल्यूशन में, जबकि ये पोजीशन जो हमको मिलता है वो 60% मिलता है, और क्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन पे जो हमको नाइट्रो मिलता है वो कितना मिलता है? 39%। तो ये दोनों हमारे कितने बनाते हैं? 99%। ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या हो गया? 99% हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू द क्लोरीन। और वहीं नाइट्रो की बात करते हैं, जब क्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन और क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में बैठता है, जो ये साइट होता है ये इम्पॉसिबल होता है दोनों का बीच में बैठना, क्योंकि वहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। क्लोरीन बड़ा है, उससे भी बड़ा ब्रोमीन है, दोनों के बीच में नाइट्रो का बिठाना मतलब कि स्टेरिक हिंड्रेंस। तो वहाँ पे क्या होगा? ओनली 1% इंटरेस्ट अमाउंट बनता है हमारा, वो एक बीच का जो पोजीशन है वो वाला। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये 5 पॉइंट हैं जो कि हमारा डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग में बहुत हेल्प करते हैं रिएक्शन में, जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। एक पॉइंट आता है इप्सो अटैक। व्हाट इज़ इट? इप्सो अटैक क्या होता है? बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सो अ पोजीशन विच इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय अ नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट इन एन एरोमेटिक रिंग इज कॉल्ड द इप्सो पोजीशन। मतलब क्या होता है? जो एक रिंग में ऐसा पोजीशन हो जो कि नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट ऑक्यूपाई करता है उसको बोलते हैं इप्सो पोजीशन, एंड द अटैक ऑन दिस पोजीशन इज कॉल्ड द इप्सो अटैक। वहाँ पे जब उस ग्रुप के जिस पोजीशन में बैठा हुआ उसी साइड पे अटैक करते हैं तो इसको बोलते हैं इप्सो अटैक। ओके, आई बात समझ में? एंड द एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन in which a substituent already present is replaced is called as the ipso substitution। ठीक है, तो उस ग्रुप को वहाँ से रिप्लेस करके नया ग्रुप बैठना तो उसको बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में? आइए एग्जांपल देखते हैं। सॉरी, ट्राईमिथाइल कीटोन कार्बन का जब वहाँ बैठा हुआ है ग्रुप हमारा, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बेंजीन रिंग से लगा हुआ है, नॉन हाइड्रोजन है, यहाँ पे H+ आयन ऐड होगा वहाँ पे, तो हमको एक एरिनियम आयन मिलता है। आई बात समझ में? तो एरिनियम आयन का जो हाइड्रोजन है वहाँ से टर्शरी ब्यूटाइल कटायन जो निकलता है तो वहाँ पे बेंजीन रिंग मिलता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक इप्सो सब्स्टिट्यूशन। इस ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, उसी पोजीशन पे हाइड्रोजन बैठता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। और हमारा जो टर्शरी ब्यूटाइल निकला हुआ है यहाँ पे बाद में हाइड्रोजन आयन निकल जाता है तो फिर से हमारा एल्कीन बन जाता है। ठीक, आई बात समझ में? ये हमारा एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन है तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट होने की चांसेस बन जाती है। द रीअरेंजमेंट ऑफ द एल्काइल बेंजीन लीडिंग टू दियर आइसोमेराइजेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स द इप्सो अटैक। जब उसमें रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है तो वहाँ पे भी क्या होगा? इप्सो अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू दियर आइसोमेराइजेशन, और उसके लीड आइसोमेराइजेशन में लीड हो जाता है। तो जैसे कि एक कंपाउंड बना उसी का आइसोमेराइजेशन, मतलब कि अगर कोई एक पोजीशन पे है वही ग्रुप दूसरे पोजीशन में बैठ सकता है तो वहाँ पे भी आइसोमेराइजेशन बन सकते हैं, मिक्स प्रोडक्ट मिलेंगे हमको रिजल्ट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑर्थो मिथाइल हमारा जो टॉलुइन लिया हुआ है, यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो इप्सो अटैक होना चाहिए था हमारा, इस कोई एक मिथाइल ग्रुप निकल जाएगा उसके पोजीशन पे। ठीक है, अब देखिए अटैक हुआ, हाइड्रोजन इस पोजीशन पे आ गया इस मिथाइल के साथ। ठीक है, तो H+ आयन हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा। ठीक है, अब देखिए रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पे, फिर
इस पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज़ करने के लिए मिथाइल ग्रुप हमारा शिफ्ट करता है इस प्लस चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा एक रीअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज कहाँ चला जाता है हमारा, यहाँ पे इस पोजीशन पे। ठीक, चलिए रीअरेंजमेंट से हमने पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर दिया। उस कार्बोकैटायन का जो कार्बोकैटायन वहाँ पे मौजूद था, उस कार्बोकैटायन को हमने स्टेबलाइज कर रहा है वो रीअरेंजमेंट करके। अब यहाँ से ये बॉन्ड निकलता है और उस कार्बन पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है और हमको एक प्रोडक्ट ये मिल जाता है और एक प्रोडक्ट हमको इस तरह का मिलता है। ठीक है, तो इस तरह का हमको क्या मिलता है, मिक्स प्रोडक्ट, किसमें, इप्सो अटैक में। तो आज के लिए इतना ही बात करना था हमको। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जनरली जितना होना चाहिए था लगभग उतना पूरा हो चुका है। अब आपके अगर डाउट होते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ, ग्रुप को ज्वाइन करें आप वहाँ पे और अपने क्वेश्चंस को वहाँ पे ड्रॉप कर दें, हम उसका आंसर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।